हेलो हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? प्लीज कंफर्म। एंड इज माय वीडियो विजिबल टू यू? ओके 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 गुड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज प्रीवियस क्लास में मैंने इंस्टॉलेशन का दिखाया था, आप सभी ने, आई होप आप सभी ने इंस्टॉल कर लिया होगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? तो आप एंड ऑफ द सेशन में मेरे से पूछ सकते हो। अभी आप एक ब्रीफ, किसी की प्रॉब्लम आ रही है या इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है अभी तक, या ट्राई नहीं किया है, टाइम नहीं मिला, कुछ भी? बट द थिंग इज दैट कि आपको अब इंस्टॉलेशन कर लेना है सभी को। तो देखो, जिन्होंने कर लिया उनके लिए क्वेश्चन नहीं है, जिन्होंने नहीं किया और जिनके एरर आ रही है वो मेरे को बता सकते हैं। गुड धीरज। ओके तो आगे चलें अपन। ठीक है, ओके जागृति। ओके ओके ठीक है। तो आई होप आप सभी ने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आज जिस क्लास, अगर आप आज वाली क्लास में नहीं आए और आप इसका रिकॉर्डिंग देख रहे हो बाद में, तो सर टू लेट। हाँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया। मेरी क्लासेस पैरेलली चलती रहती है, तो उसमें क्या होता है ना, एक क्लास जैसी ओवर होती है उसके बीच में मेरे को कभी कभार टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि 5 मिनट पहले ओवर होती है, लेकिन कई बार वो 5 मिनट एक्सटेंड कर जाती है, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले होगा। ठीक है, ओके बिलाल, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। आज अपन प्रोग्रामिंग बेसिक्स पे जाने वाले हैं, तो प्लीज आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ऑडियो ऑन है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स। प्रोग्रामिंग बेसिक्स का मतलब क्या हो गया कि अभी हम एक बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग बेसिक्स मतलब क्या हो गया कि जो प्रोग्राम लिखते वक्त हमको करनी है, मतलब जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक्चुअल में प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, या कोड का मतलब क्या होता है, कि हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो रन टाइम में हमारे एप्लीकेशन से जो हम बिल्ड कर रहे हैं उसके थ्रू वो मशीन पे एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट जनरेट करेगा। यही तो मेन काम है। हमारी ऐप एक यूआई, यूजर इंटरफेस की तरह काम करती है। यूजर से इनपुट लेती है और आउटपुट जनरेट करवाती है हार्डवेयर के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए हमको प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते हैं, और वो उसी लैंग्वेज में होने चाहिए। अब उस लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, जो मशीन को अंडरस्टैंडेबल हो। अब यहाँ पे एक टर्म आता है लैंग्वेज। ये इसका मैं ब्रीफ आपको क्लास में भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार हम डिटेल में समझ रहे हैं, जिसमें आपको एक बेस आइडिया हो जाए कि क्यों हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, क्यों उनके बेसिक्स के हमको आइडिया होने चाहिए, ये सारी चीजें होती क्या है, क्यों करना पड़ रहा है हमको ये सारी चीजें, तो वो हम एक आइडिया ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। व्हाट डज लैंग्वेज मीन? लैंग्वेज का सीधा साफ आंसर है कि इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन या मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कि अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम एक लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, और वो लैंग्वेज कौन सी होगी, जिसको सामने वाला समझता हो। अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और आप लोग इंग्लिश समझते हो, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आपके लिए एक नॉर्मल चीज नहीं होगी, मतलब आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर वाली चीज होगी। कैसे? क्योंकि मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, बाउंस करेगा, क्योंकि आपको हिंदी नहीं आती है। ठीक है, वही अगर सेम चीज मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, आपको हिंदी आती है, देखो उर्दू फिर भी सिमिलर है, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, हमारी मशीन जिस भाषा में समझती है वो है हमारा बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, 1010 को फॉर्मेट में। तो अगर एग्जैक्टली मैं उसमें कोड लिखूंगा तो मशीन को समझ में तो आ जाएगा, लेकिन मैं एज अ यूजर, मतलब आप एक समझो कि एक डेवलपर भी तो एक यूजर ही है, जो डेवलपर में कन्वर्ट हो रहा है और वो उनके लिए ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन करना, बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है और अपना करियर बिल्ड कर लेता है। तो वो, उसके लिए भी ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसको वो आसानी से अडेप्ट कर सके। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो हम डायरेक्टली एक मशीन लेवल लैंग्वेज का कोड नहीं लिखेंगे, हम एक ऐसी इंटरमीडिएट लैंग्वेज का कोड लिखेंगे जिसको हमारा कंपाइलर समझ सके और उसको कंपाइल कर सके। और कंपाइल भी किसमें करेगा? एक बाइट कोड के अंदर। बाइट का मतलब पता है आप सभी को? अच्छा, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, पता है ना? एंड बाइट के अंदर क्या होता है? 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है? 12 बिट्स, 6 बिट्स, 5 बिट्स, 8 बिट्स, कितना होता है? 6। क्या सिद्धार्थ सही बोल रहे हैं? किसी को आइडिया है कि नहीं है? कोई बताना चाहेगा? कोई दिक्कत नहीं, अपन सीखेंगे सीखेंगे ही ना। हाँ, गुड प्रत्यक्ष।
और आंसर चाहिए मेरे को? हाँ 8 बिट, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, ठीक है। और जब यहाँ पे आपका एक्चुअल में 1010 फॉर्मेशन में डेटा स्टोर होता है एंड इसकी भी एक एरे होती है, मतलब मल्टीपल बाइट स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एरे ऑफ बाइट्स। तो ये क्या बन जाता है, 1 किलो बाइट। ऐसे ही जब 1024 KB होते हैं तो आपका क्या बन जाता है, MB बन जाता है, 1 MB। तो इस तरीके से आपका स्टोरेज या जहां पे भी आप मैनेजमेंट देखोगे तो इस तरीके से हर चीज बाइट्स में, बिट्स में, इन तरीके से स्टोर होती है, ठीक है। तो हम वापस आ जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे, हम बाइट कोड में क्रिएट करने का कंसेप्ट देख रहे थे। तो कंपाइलर का रोल ही ये होता है कि जो भी हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं हमारी कंपाइलर फ्रेंडली लैंग्वेज को यूज करते हुए, तो वो उसको कंपाइल करता है और कंपाइल करके एक बाइट कोड में जनरेट कर देता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, जावा। जावा में हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि जावा में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल के ये चीज एक्चुअल में फंक्शन कैसे करती है। तो जावा में हमने कोई कोड लिखा और हम उसको किससे स्टोर सेव कर पाते हैं, डॉट जावा से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जावा लैंग्वेज में हमने कोई कोड लिखा है और उसको हमने डॉट जावा से स्टोर करवा दिया है। अब हम उसको रन करवाएंगे, तो रन करवाने के लिए पहले इसको कंपाइलर जेवीएम की हेल्प से, जावा वर्चुअल मशीन की हेल्प से, जावा का कंपाइलर जो यूज में आता है उसके थ्रू हम इसको कंपाइल करवाएंगे एक बाइट कोड के अंदर। तो वहां पे यूज में आता है जावा सी। एक कोड होता है, मतलब एक सिंटेक्स होता है जावा सी, दैट इज जावा कंपाइलर। और वो हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, ये वाला कोड प्रोवाइड कर देंगे, तो वो हमको कंपाइल करके एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं डॉट क्लास फाइल, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये जावा का फॉर्मेट है जो एंड्रॉइड में एज इट इज चलता है। एंड्रॉइड में भी यही फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होगा, डॉट क्लास में क्रिएट होगा, और वो डॉट क्लास फिर एग्जीक्यूशन में आती है। ये बाइट कोड है, इसमें आपका बाइट कोड पड़ा है, और ये एग्जीक्यूशन में आती है। थोड़ा सा ना अपन डिटेल में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बहुत ही टेक्निकल टर्म हो गया, बट इसको समझना जरूरी है। ये कहीं प्रोग्राम में नहीं आएगा, नहीं आपको कहीं पूछा जाएगा, बट इसका आइडिया होना चाहिए कि हम ये प्रोग्रामिंग बेसिक्स से हमको ये लैंग्वेज क्यों सीखनी पड़ती है किसी भी फील्ड में अगर हम जाते हैं, तो कंपाइलर का रोल क्या होता है, क्या सारी ये चीजें रहती है। तो इसलिए हम इस चीजों को समझ रहे हैं। तो डॉट क्लास में वो क्रिएट होता है एंड देन फिर उसको एग्जीक्यूशन किया जाता है उस पर्टिकुलर मशीन लेवल के अंदर, और मशीन लेवल उस पर्टिकुलर बाइट क्लास को एग्जीक्यूट करके हमारा जो आउटपुट है वो जनरेट करती है, विच कैन बी एनीथिंग। आपके इनपुट पे कुछ भी आउटपुट हो सकता है, कहीं किसी भी हार्डवेयर की हेल्प से, किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो चीज जो आउटपुट है वो जनरेट करवा सकता है, ठीक है। और यही यही जो इंपॉर्टेंस है ना, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर करता है। आपको पता है, कोई मेरे को ये डिफरेंस बताएगा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर बोलो या एप्लीकेशन बोलो, मैं इसको एप्लीकेशन भी बुला सकता हूँ, सॉफ्टवेयर भी बुला सकता हूँ। मोबाइल में हम इसको एप्लीकेशन बुलाते हैं, डेस्कटॉप की हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर बुलाते हैं। दोनों का काम एक ही होता है, ठीक है। यूजर से इंटरेक्ट करना, यूजर से इनपुट लेना। सॉफ्टवेयर से हमको हमेशा इनपुट्स मिलते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज होती है, एप्लीकेशन एक ऐसी चीज होती है जिसको यूजर टच फील नहीं कर सकता। अगर मोबाइल में तो टच करता है ना, उस स्क्रीन को टच करता है, वो आपकी ऐप को टच नहीं कर पा रहा है। और वहीं इसके ऑपोजिट क्या होता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्ड होते हैं, जिनको आप टच कर सकते हो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप इससे भी समझ सकते हो कि जो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है, बोलते हैं ना कि ये चीज मेरे को मेल कर देना, सॉफ्ट कॉपी मेल कर देना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप उसको प्रिंट करके एक पीडीएफ दे रहे हो, जैसे आपका रिज्यूम है। अब रिज्यूम में देने के दो तरीके हैं। अगर आप कॉलेज में दे रहे हो तो वो कहेंगे हार्ड कॉपी में देना। अगर आप किसी कंपनी, जो जयपुर की कंपनी है या कोई आपकी आपकी होम स्टेट की नहीं है, होम टाउन की नहीं है, तो आप उसको इनिशियली भेजना चाहते हो, तो आप उसको हार्ड कॉपी भेजोगे तो वो ट्रेवल होते पहुंचेगी तो टाइम लग जाएगा। तो वो कहता है आप मेरे को सॉफ्ट कॉपी मेल कर देना, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, ठीक है। तो उसके लिए उसके अंदर क्या चाहिए, आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिएगा, जिसको आप टच फील नहीं कर सकते, बट वो पीडीएफ या डॉक के फॉर्मेट में होगा। समझ पा रहे हो ना सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का डिफरेंस? तो अब मेरे को कौन बताएगा कि ओएस और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, कि कोई डिफरेंस नहीं है। So OS works on machine hardware for communication between user and machine. Very good, Ajay. And whereas सॉफ्टवेयर का क्या इंपॉर्टेंस होता है? देखो बहुत बेसिक चीजें, बट इनका क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा आंसर? आपको आंसर पता है, बट आप, वो होता है ना कि सही हूं कि नहीं हूं, तो आप बता नहीं रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई जज नहीं करने वाला आपको यहाँ पे। अगर आप आंसर बताओगे ना तो आप अपनी डाउट्स क्लियर कर रहे हो, ठीक है। Software runs on OS. Very good. It goes through OS. Which goes through OS? अच्छा एक बात बताना, मैं अपने इसी में बताता हूँ, बॉडी पार्ट में देखना, ठीक है। एक आपका माइंड होता है, एक आपका हार्ट होता है, और
क्या माइंड काम करता है कि एक्चुअल में हार्डवर्क जो करता है वो कौन करता है? हार्डवर्क आपके हैंड्स करते हैं, आपके लेग्स करते हैं, बट उनको कंट्रोल कौन करवा रहा है? कंट्रोल कौन करवा रहा है? ये चीज करनी है कि नहीं करनी है, कौन कर रहा है? माइंड कर रहा है, ठीक है। और एक्चुअल में देखा जाए तो मैनेज कौन कर रहा है? आपका हार्ट कर रहा है। अगर हार्ट किसी का भी अगर हार्ट फंक्शनिंग में नहीं है तो ब्रेन कितना ही एक्टिव हो, वो उससे फंक्शनिंग हार्डवेयर, ये क्या हो गए? आपके हार्डवेयर हो गए जिनसे आप काम करते हो डे टू डे लाइफ। जैसे उसको उठाना है तो ये सिग्नल किसने दिया इसको चलाने का, कि भाई मेरे को इसको उठाना है, इसको सिग्नल किसने दिया? माइंड ने दिया, ठीक है। तो इनपुट ले लिया और इनपुट से वो आउटपुट जनरेट करवा रहा है वाया हार्ट। अब आप कहोगे हार्ट से क्या कनेक्टिविटी? हार्ट से तो आपका पंप सर्कुलेशन होता है, ब्लड आपका। देखो ये बहुत ही मैं आपको बायोलॉजिकल टर्म बता रहा हूँ, बट इसी से आपको लॉजिक समझ में आएगा, क्योंकि आपकी मशीन भी इसी तरह फंक्शन करती है। तो ये जो आपके यहाँ पे ना फील हो रहा है ना आपको कोई भी चीज, वो क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है, और ब्लड पंप कहाँ से हो रहा है? हार्ट से हो रहा है। क्लियर है ये चीज? तो आपका जो कर्नल होता है, जैसे ये जो आपका ओएस है, इट एक्ट्स एज योर ब्रेन। और वहीं अगर आप देखोगे तो एक कर्नल होता है, जैसे हम अगर एंड्रॉइड की बात करें तो वहां पे लाइनेक्स कर्नल होता है। हर ओएस की बात करोगे एंड विंडोज की तो उसमें भी एक कर्नल होता है, जो आपका इंटरेक्ट करता है, या कह सकते हो एक लेयर होता है हार्डवेयर के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। ये आपका हार्डवेयर है, इसके और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक लेयर होता है, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन इसके थ्रू होता है और ये इसके पास जाता है। इसके बीच में भी एक लेयर होती है, उसको कहते हैं हम ड्राइवर्स। पता है ना ये चीज? अभी कोई भी हार्डवेयर अगर चल रहे हैं तो वो ड्राइवर्स की वजह से चल रहे हैं, ड्राइवर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। अगर आपके ड्राइवर्स अपडेटेड नहीं होते हैं, देखा होगा ना आपने, आपका लैपटॉप का ना जो म्यूजिक सिस्टम है वो बहुत सही है, मतलब जो क्या कहते हैं स्पीकर्स बिल्कुल सही है, लेकिन ड्राइवर्स खराब हो गए, या ड्राइवर्स अनइंस्टॉल कर दिए आपने, या उनको अपडेट नहीं किया है, तो फिर भी आप गाना चलाओगे ना तो गाना नहीं सुनाई देगा। आपको क्या लगेगा कि आपके स्पीकर्स खराब हो गए? स्पीकर्स खराब नहीं है, आपका कर्नल जो मॉनिटर करता है हार्डवेयर को, वो उस तक सिग्नल्स नहीं पहुंचा पा रहा, यानी अपने इनपुट्स नहीं पहुंचा पा रहा जो आउटपुट जनरेट करवाएंगे उसके थ्रू। तो उसके लिए आपको ड्राइवर्स की जरूरत होती है। समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? बेस software is developed to do particular task, very good. Software gives command to OS, whereas OS performs it, very good. OS makes it happen, ठीक है। whereas software is like an intermediate, मेरे को कुछ काम करवाना है तो मशीन को डायरेक्ट नहीं बोल सकता, मैं उसके अंदर एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर चल रहा होगा उसके थ्रू उसको क्या कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा, एंड वो एप्लीकेशन हमारे किसके पास जाएगी? ओएस के पास जाएगी, एंड ओएस के पास जाएगा कर्नल, और कर्नल के थ्रू ड्राइवर्स, ड्राइवर्स के थ्रू मैनेज होगा आपका हार्डवेयर। क्योंकि हमको जहाँ पे आउटपुट शो करना है वो आफ्टर ऑल मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके ड्राइवर्स ही तो होते हैं, मतलब आपके हार्डवेयर ही तो होते हैं। जैसे आपने वीएलसी मीडिया प्लेयर पे आपने कोई मूवी देखने से ब्रह्मास्त्र आपने डाउनलोड कर दी, आप उस पर प्ले पे टैप करोगे, तो प्ले पे टैप कर रहे हो दैट मीन्स वीएलसी मीडिया प्लेयर में आप इंटरेक्ट कर रहे हो बटन के क्लिक पे, आप टैप कर रहे हो दैट मीन्स आप इनपुट दे रहे हो कि मेरे को इसको प्ले करना है। अब ओएस उसको कहाँ जा रहा है? लिनक्स कर्नल की हेल्प से, या जो भी कर्नल उसमें यूज में आ रहा है उस ओएस के अंदर, उसको बोल रहा है कि भाई तू इस चीज को प्ले करवा। तो उसने कहा कि यार इसको प्ले करवाने के लिए मेरे को एक तो वीडियो चलाना पड़ेगा और एक ऑडियो चलाना पड़ेगा। तो वो वीडियो ड्राइवर जो है, डिस्प्ले ड्राइवर है, उनके पास में जाएगा, उनको बोलेगा कि अभी कनेक्टेड कौन सा हमारे पास में डिस्प्ले है। अब आप कह रहे हो कनेक्टेड का मतलब क्या हुआ? कि हमने कास्ट भी तो कर रखा होता है कई बार, देखा है आपने? तो जब हम कास्टिंग कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे डिस्प्ले ना होकर जिसमें हमने कास्ट किया उस पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपने अपने फोन को कास्ट कर दिया लैपटॉप के ऊपर, तो आपके फोन के ऊपर जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो कहाँ डिस्प्ले होगा? जहाँ कास्टेड है वहां पे, ठीक है। तो अभी जो भी कनेक्टेड डिस्प्ले होगा उस पर आपका जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। और फिर वो क्या करेगा? वो ऑडियो ड्राइवर के पास में जाएगा, ऑडियो ड्राइवर के पास में जाके बोलेगा कि हमारे डिफॉल्ट स्पीकर कौन से है, ऑडियो स्पीकर कौन से हैं, उनको कनेक्ट करेगा, और उनके थ्रू वो आउटपुट जो वॉइस वाला जो हमारा MP3 जो डेटा है उसको उसके थ्रू प्ले करवाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस, ओएस इज माइंड, सॉफ्टवेयर इज बॉडी, ठीक है। क्लियर है? तो बेस क्लियर हुआ ना आपका यहाँ पे। अब यहाँ अपन क्यों समझ रहे हैं इस चीज को? इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमको जो भी कंट्रोल करना रहेगा, हमारा जो एप्लीकेशन है ना, वो हम ये यहाँ कोड लिखेंगे। तो हम इस तरीके से कोड लिखेंगे कि हम एक इंटरेक्शन बना रहे हैं इनके बीच में, कि भाई यहाँ पे एक बटन दे दिया मैंने, कि बटन पे क्या लिखा कि भाई यूजर को मैंने बताया कि इस पे टैप करोगे तो लॉगिन होगा। अब लॉगिन पे एक्चुअल काम क्या करना है वो हम कोड लिखेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, और वो एक्चुअल में किसके थ्रू एग्जीक्यूट होंगे? हमारे ओएस के थ्रू एग्जीक्यूशन में आएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? और लॉजिक जो भी बिल्ड होगा वो इसी लैंग्वेज के थ्रू बिल्ड होगा। यूआई जो बिल्ड होगी वो भी आपके इस कोड के थ्रू ही बिल्ड होगी। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फ्लटर के अंदर हमको सिंगल कोड बेस मिलता है। अब सिंगल कोड बेस का मतलब क्या हुआ? कि हमको एकमात्र लैंग्वेज को ध्यान में रखना है,
और उसी से हम हमारा यूआई भी डिजाइन करेंगे और उसी से हमारा यूएक्स भी हम बिल्ड करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट की बात करते हैं, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स इनको पहले ही क्लास में जब हम प्रोग्रामिंग में जा रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई मुझे बताएगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यूआई एंड यूएक्स, क्या होते हैं ये दोनों और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर? हाँ, शेल प्लस कर्नल, आप उसको ओएस बोल सकते हो, बट इसको मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि भाई ओएस के अंदर से कंट्रोलिंग होती है ना, तो आप इसको इस तरीके से बोलते हो शेल प्लस ओएस कर्नल बन के आपका ओएस बनता है। बट हमारा जो मेन इंटरेक्शन होता है वो हमारा ओएस के थ्रू होता है। ठीक है, फिर वो जो आउटपुट जनरेट होता है, क्योंकि हार्डवेयर जो मैनेज्ड होता है वो आपके कर्नल्स के थ्रू होता है, तो इसलिए वहां पे कर्नल का रोल आ जाता है। और ये जो शेल्स है, ये शेल्स के थ्रू आप क्या करवाते हो, प्रोग्राम्स या जो क्या कह सकते हैं कमांड जो है वो उनके ऊपर एग्जीक्यूट करवाते हो। ठीक है, हाँ, तो UI is user interface, UX it was user experience after using the app, and UI is user interface which is displayed on the app. Very good. UI is user interface, UX is user experience. अच्छा, very good, good, सही बोल रहे हैं। कोई एग्जांपल देके बता सकता है मुझे? रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए मेरे को, एनीबॉडी, कुछ भी दो। देखो आपके डाउट्स आप जब बोलोगे ना, आंसर करोगे तो इंटरेक्टिव सेशन होगा, मेरे को भी मजा आएगा। तो आपको जैसा भी लग रहा है कि आप क्या सोचते हो यूआई यूएक्स का, मैं 2 पॉइंट्स 2 एग्जांपल मैं खुद दूंगा अपने रियल लाइफ, जिससे आपको ये 2 टर्म्स का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस समझ में आएगा और ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये क्या होता है ना, ये बहुत छोटी सी टर्म्स है, लेकिन जब हम हमारी ऐप बिल्ड कर रहे हैं ना, तो इन टर्म्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस प्रत्यक्ष। सर लाइक अ स्विच बोर्ड, जैसे स्विच बोर्ड में जो होता है फैन के बगल में रेगुलेटर होता है सर, तो सर वो भी एक तरीके से एग्जांपल हो सकता है। या हम लोग जो कार के डैशबोर्ड देखते हैं, उसमें भी म्यूजिक सिस्टम के ठीक नीचे ही सर उसके जो होते हैं वॉल्यूम के कंट्रोल्स होते हैं। वेरी गुड, उसको भी हम लोग दिस मेक्स इट बेटर यूएक्स और बेटर यूआई। सर इट इज बेटर यूएक्स। बेटर यूएक्स, वेरी गुड। ठीक है, तो आई होप आपने सभी ने आंसर दे दिया। इन द फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन होम स्क्रीन इज यूआई, ओके, UI means like button color and UX easy to use like user friendly, very good, UX is hard, very good। देखो अब समझते हैं 2 एग्जांपल से। पहला एग्जांपल में यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर समझेंगे, UI और UX का रोल क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने बोला UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, UX का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इन टर्म्स को पहले समझ लेते हैं फिर एग्जांपल्स पे जाएंगे। यूजर इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है इंटरेक्शन, मतलब कि एक तरह से इंटरमीडिएट। जैसे आज अगर आपको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है, ठीक है, और मेरे को हिंदी आती है, तो मेरी बात आप तक पहुंचेगी कैसे? एक इंटरमीडिएट के थ्रू। एक बंदा बैठा होगा जो मेरी हिंदी को आपके लिए इंग्लिश में कन्वर्ट करके मेरा मैं जो चाहता हूँ वो आपको बताएगा, फिर आपके जो डाउट्स होंगे उनको इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेगा मेरे लिए और मेरे को बताएगा। तो ये जो इंटरफेस है ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आप देखोगे आपकी ऐप के अंदर जो जो भी आपको डिजाइन दिखती है, जो भी ऐप देखते हो आप एज ए यूजर, वो आपका क्या हो गया? यूआई हो गया। ठीक है, अब यूजर एक्सपीरियंस क्या हुआ? नाम से समझ में आ रहा है यूजर का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ऐप को चलाते वक्त। अब इसका मतलब क्या है? क्या ऐप तो मेरे ऊपर डिपेंड कर रही है ना, हमने तो एक आइडिया पे ऐप बिल्ड करी है, उसमें एक्सपीरियंस क्या होगा? उसको आइडिया पसंद आया इसलिए उसने ऐप चलाया, देखो आइडिया उसको पसंद आया, वो ऐप चला रहा है, लेकिन ऐप चलाते वक्त कोई चीज उसको आसानी से मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए आपने एक डिफिकल्ट तरीका दे दिया, डिफिकल्ट रास्ता दे दिया उसको सेलेक्ट करने का, तो वो उसका एक्सपीरियंस खराब कर रहा है। ये एक छोटा सा एग्जांपल करके बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जैसे आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो किसी भी ऐप का, ठीक है, उसमें फॉर्म में क्या आएगा? यूजर नेम आएगा, पासवर्ड आएगा, एड्रेस आएगा, देन डेट ऑफ बर्थ आएगा, देन आ गया आपका ईमेल एड्रेस। और जब ईमेल एड्रेस कर रहे हो तो आपका कीबोर्ड ऊपर आएगा। ठीक है, अब क्या होना चाहिए कि ये तो 100% तय है ना कि अगर हम ईमेल एड्रेस देंगे तो @ तो आएगा ही आएगा, चाहे किसी भी कंपनी का हो। जैसे @Gmail, @Yahoo, @Rediff, @WSQtech, एनी विच वेज आपका @ तो आना ही चाहिए। अब हमारे जो वर्चुअल जो कीबोर्ड आता है उसमें QWERTY कीपैड होता है और उसमें हमको @ कहाँ मिलता है? शिफ्ट दबाओगे तो हमको स्पेशल कैरेक्टर्स मिलते हैं। लेकिन आप कुछ एप्लीकेशंस में पाओगे कि जैसे ही हम यूजर ईमेल दे रहे हैं, अपनी ईमेल एड्रेस दे रहे होते हैं, तो स्पेस के इधर ही ना आपको @ मिल जाता है और स्पेस के राइट हैंड साइड में .com मिल जाता है, क्योंकि उसको पता है कि .com सबसे ज्यादा यूज में आने वाला आपका डोमेन है। .in बहुत सारे और भी है, लेकिन .com सबसे ज्यादा यूज में आता है। तो अगर इसका ईमेल एड्रेस @ तो आएगा ही आएगा, उसमें अगर .com हुआ तो इसके लिए आसान हो जाएगा ये काम।
कि भाई उसको आसान क्या हुआ कि उसको शिफ्ट दबा के @ करने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट दबा के डॉट और कॉम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सेल्फ डिफाइंड है कि ये चीज होनी चाहिए, तो उसका काम आसान कर रहा है, तो ये उसका एक्सपीरियंस बढ़ा है, भले ही बहुत छोटी सी चीज है, तो ये उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? We can also take example of Ketchup packaging for better UX implemented by Ketchup company. Yes, UI should help user in understanding how to use app. हाँ, UI ना आपकी एक्सप्रेसिव होती है, इलेबरेटिव होती है कि यूआई से उसको समझ में आ जाए, और वो जो इलेबरेटिव आपने यूआई बनाई है एक्चुअल में वो आपका यूएक्स बन गया है, क्योंकि आपने इस तरीके से यूआई को डिजाइन किया है कि यूआई से समझ में आ रहा है उसको काम क्या करना है। और एक और यूएक्स का फैक्टर होता है कि जो चीजें उसको वहां पे मिलनी चाहिए, अब जैसे कि एक सिंपल सी व्हाट्सएप ऐप की हम एग्जांपल लेते हैं। व्हाट्सएप ऐप को जब आप चलाते हो तो चैट्स के साथ साथ आपको स्टेटस एंड कॉल्स मिल जाता है। ये इसका वन ऑफ द बेस्ट यूएक्स है कि भाई मैं चैट चला रहा हूँ, उसके बीच में मेरे को अगर कॉल्स देखने हैं या मेरे को स्टेटस देखना है, तो मेरे को कहीं बाहर आने की जरूरत नहीं है कि एक मेन्यू में जाऊं, मैं वेन्यू से वहां पे मैं स्टेटस में जाऊं, फिर स्टेटस में हूं तो मेरे को चैट्स में आना है तो बैक करूं, फिर मेन्यू मिल जाएगा मेरे को, मेन्यू से मैं वापस चैट्स में जाऊं। तो ये उसने कहा कि भैया तीनों कॉमनली यूज में आ सकता है, तो उन्होंने उसको टैब के हेलो। हेलो। भाई सर की डिस्प्ले मेरे को नहीं शो हो रही है, तुम्हें भी नहीं हो रही? हेलो, अभी डिस्प्ले शो हो रही है? यस सर। Actually, मेरा बैटरी खत्म हो गया तो वो स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, आई होप अभी आप सभी को विजिबल होगा और मेरी स्क्रीन भी आपके साथ में शेयर्ड है। मेरा ऑडियो आपको प्रॉपर आ रहा होगा, मेरा वीडियो दिख रहा होगा और मेरी स्क्रीन भी विजिबल होगी। अगर इनमें से तीनों चीजें नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, चैट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि यूआई और यूएक्स में डिफरेंस क्या होता है और कैसा मेजर प्ले करते हैं, इसको दो एग्जांपल से समझते हैं। हमने व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लिया, बट वो रियल लाइफ एग्जांपल नहीं, ये तो मैं ऐप का एग्जांपल लिया, मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, अब रियल लाइफ आइडिया क्या है कि जैसे आप जहाँ रहते हो भी अपने होम टाउन में, अब मैंने आपको रीएलोकेट कर दिया कि भाई आपको कोई जॉब मिली, आप अपने होम टाउन से बाहर शिफ्ट हो गए और अपना वहां शिफ्ट हो गए, और अब वहां पे आप जॉब स्टार्ट कर दी हो, आपने रूम ले लिया वहां पे रेंट पे और अपना काम कर रहे हो। अब ना हम लोग ना अपने कपड़ों के लिए और अपने हेयर स्टाइल्स को लेके, हेयर कटिंग को लेके काफी ज्यादा प्रीशियस होते हैं। मतलब कहते हैं ना कि भाई यार ये भैया मेरी सही से कटिंग करते हैं तो मैं इन्हीं से कटवाऊंगा, ऐसा नॉर्मली केस में मैंने देखा है। ठीक है, तो अब वहां नई जगह पे चले गए, अब आपके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं है, आप 6 महीने बाद में वापस आपको छुट्टियां मिलेगी तब आप जाओगे हॉलीडेज पे अपने घर पे, तो अभी कटिंग तो करवानी पड़ेगी। तो कटिंग करवाने के लिए अब आपके पास में सब कुछ नया है, तो अब आप किस तरीके से जज करोगे एक बार्बर शॉप को, वो आपका डिफाइन करेगा यूआई एंड यूएक्स को। अब देखना, जब आप बार्बर शॉप के सामने खड़े हो, एक जगह पे खड़े हो गए, वहां पे 4 बार्बर शॉप है। ठीक है, आप सबसे पहले उस शॉप पे जाओगे जिसका यूआई जो है वो अच्छा होगा, यानी कि जो दिखने में अच्छी लग रही होगी आपको शॉप, जिसने हाइजीनिक मेंटेन, मतलब जो हाइजीनिक होगी, जिसने अपना क्लीनलीनेस मेंटेन कर रखा होगा, दिखने में काफी आलीशान हो, ऐसा ही होगा ना यार, दिखने में तो अच्छी लग रही है तो हम इस पे जाते हैं। जाओगे 100%। मैं आपको दो एग्जाम्पल बताऊँ, एक बार्बर शॉप है जो दिखने में अच्छी लग रही है, एक बार्बर शॉप है जो बहुत ही अनटाइडी है, अनहाइजीनिक है, दिखने में अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, तो आप किस पे प्रेफर करोगे? वही ना, फर्स्ट वाली जो दिखने में अच्छी लग रही है, क्योंकि आपको दोनों की सर्विसेज नहीं पता है कि वो सर्विसेज कैसी दे रहे हैं।
अब उस शॉप में गए जो क्लीन दिख रही थी, बहुत अच्छी दिख रही थी, हाइजेनिक थी, एम्बियंस भी काफी अच्छा था, एसी लगा हुआ था, बहुत ही बढ़िया था। अब जब उसने हेयर कटिंग करी ना तो वो बहुत ही थर्ड क्लास करती, हेयर कटिंग आपको पसंद नहीं आई। तो यहाँ पे एक चीज समझना कि जो आपने यूआई देखी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अंदर जो सर्विस प्रोवाइड करी गई वो क्या हो गई, अच्छी प्रोवाइड नहीं की गई। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है कि अब आपके पास में एक ऐसा ऑप्शन है कि जहां पे आप एक ऐसे शॉप में जा रहे हो जिसका यूआई बहुत ही खराब है, और वो कब जा रहे हो कि जब आपके पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। आज आपको कटिंग भी करानी है, आज आपका इंटरव्यू है कोई दूसरी कंपनी में, और आपको कटिंग करानी, शेविंग सेट करवानी है, और बाकी सारी शॉप क्लोज्ड है, बस वही शॉप ओपन है जो अनटाइडी है। तो आप क्या गिव इट अ ट्राई, आप गए उधर और आप शॉप में गए और अनटाइडी थी, बट आपने कटिंग करवानी थी, कटिंग करवा के आए, और आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। एक्सपीरियंस कैसे कि भाई उसने कटिंग बहुत मस्त करी, बहुत अच्छे से उसने आपको ग्रीट किया, सारी चीजें बहुत अच्छी थी, बस उसकी जो यूआई थी वो खराब थी। यूआई इन द सेंस उसका जो एनवायरमेंट था, उसका जो सारी क्लीनलीनेस थी वो खराब थी। बट जो सर्विस उसने प्रोवाइड करी, अब क्या होगा, अब आपके पास में ये खुद सोचना आप कि अब आपके पास में दो शॉप्स है, एक जिसको जो दिखने में अच्छी है लेकिन अंदर सर्विस खराब है, एक जो दिखने में खराब है लेकिन अंदर सर्विस अच्छी है। तो आप किस में जाओगे, जिसमें सर्विस अच्छी है। ठीक है, अब सर्विस को भी मैं सेकंड एग्जांपल में और बाइफरकेट करता हूँ। देखो सर्विस तो एक टोटल इन एंड आउट हो गई। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। वो एग्जांपल क्या है कि आप एक घर बिल्ड कर रहे हो, एक आइडिया तो समझ में आ गया ना आपको। एक और है, ये सेकंड एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। आप एक घर बिल्ड कर रहे हो, अब घर में क्या किया आपने कि आपकी अभी दिवाली की तैयारी चल रही है। ठीक है, दिवाली की तैयारी इन द सेंस कि सपोज दैट दिवाली की तैयारी तो ओकेजनली होती है। आप एक फैमिली पर्सन हो, ठीक है, आपके घर में छोटे बच्चे भी है, तो आपका घर ना एंड एवरी टाइम क्लीन नहीं रहेगा। ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं अगर, तो आपका अनटाइडी हो जाएगा घर। ठीक है, बट आपको जो बाहर कोई गेस्ट आ रहा है उनको ये दिखाना भी नहीं कि आपका घर अनटाइडी है, तो आप क्या करोगे, अपना एक ड्राइंग रूम है उसको आप क्लीन रखोगे, उसकी यूआई बहुत अच्छी रखोगे। यूआई इन द सेंस उसका जो एम्बियंस है वो बहुत अच्छा रखा है आपने। तो अब मेरे को बताओ कि वो ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, सबसे स्टार्टिंग में होना चाहिए या मिडल में होना चाहिए या सबसे लास्ट में होना चाहिए? सबके लिए क्वेश्चंस है। हेलो, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? स्टार्टिंग में फर्स्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा जो हमारे यहाँ पे जो गेस्ट है उनका एक्सपीरियंस खराब ना हो। वो खराब कब होगा, जब वो अनटाइडी स्पेस में जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि वो अनटाइडी स्पेस में जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने जब हमारे घर को बिल्ड किया तो हमने इस तरीके से बिल्ड किया कि हमारा जो ड्राइंग रूम है ना वो स्टार्टिंग में ही हमको मिल जाए। मतलब एकदम जैसे घर स्टार्ट हो तो घर में जो पहली एंट्री होगी वो हमारी किसकी होनी चाहिए, हमारे ड्राइंग रूम की होनी चाहिए, ना कि मिडल में होनी चाहिए, ना कि बैक में होनी चाहिए। अगर सपोज करो कि मिड में या बैक में होती तो हमारा ड्राइंग रूम भले ही कितना ही क्लीन क्यों ना हो, ड्राइंग रूम बहुत अच्छे से मैंने डिजाइन करा, बहुत अच्छा डिजाइन कर रखा है, लेकिन उसको वहां तक आने के लिए गेस्ट को वो मेरे बाकी घर में घर के रूम से होता भाई आएगा, वो तो अनटाइडी है। तो वो जो इंप्रेशन मेरे को लाना था वो मैं लेके नहीं आ पाया। जो मेरा माइंड सेट था कि भाई मैं ड्राइंग रूम को क्यों क्लीन कर रहा हूँ, उसका मेन मोटो ये था कि मैं बाकी घर को जो अनटाइडी पड़ा है उसको भले ही मैं टाइडी ना करूँ, बट मेरा अगर ड्राइंग रूम टाइडी है तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। बट अगर मैंने ड्राइंग रूम ही सेंटर में बना दिया या लास्ट में बना दिया, नेविगेशन में, हमारे घर के नेविगेशन में, तो उसका यूएक्स क्या हो गया, खराब हो गया ना। समझ पा रहे हो? तो यूआई और यूएक्स का डिफरेंस समझ में आया। एक और चीज से बताता हूँ, यूआई अट्रैक्ट्स द यूजर्स, तो इससे ना आपके ऐप के इंस्टॉल्स बढ़ते हैं। अगर आपका यूआई बहुत अच्छा है तो इट इंक्रीजेस योर ऐप इंस्टॉल्स, बट यूएक्स अच्छा है ना तो इट मेक श्योर कि आपके अनस्टॉल जो है वो कम हो, अनस्टॉल्स कम हो या हो ही ना। समझ में आया? गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर इंस्टॉल हो रहे हैं तो आपको यूजर एक्सपीरियंस कब होगा, जब ऐप को इंस्टॉल कर लोगे, उसको चलाओगे तो पता चलेगा ना। जैसे बार्बर की शॉप में गए तो पता चला ना कि उसने उसकी उसकी कटिंग सर्विस कितनी अच्छी थी, भले उसका यूआई खराब था। लेकिन पहली बार मैंने जज किया तो मैंने किसके बेसिस पे जज किया, यूआई के बेसिस पे। तो अगर आपकी यूआई अच्छी होगी तो नए यूजर्स आपके पास में आएंगे, और यूएक्स अच्छी होगी तो आपके यूजर आपके ऐप तक स्टे करेंगे, दूसरे ऐप में नहीं जाएंगे। आज व्हाट्सएप के अंदर, व्हाट्सएप की अगर यूआई कल को चेंज हो जाती है, या इंस्टाग्राम तो चेंज करता ही रहता है, फिर भी आप उनको इंस्टॉल क्यों नहीं करते हो? क्योंकि उनका यूएक्स बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आइडिया तो अच्छा ही है, सर्विस तो अच्छी प्रोवाइड करता है, लेकिन उनका यूएक्स भी काफी अच्छा है। अगर यूएक्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी ना तो आने वाले टाइम में आप उनको अनस्टॉल कर दोगे, क्योंकि इट विल कंज्यूम योर मोर टाइम टू गेट दैट पार्ट। ठीक है, कि भाई यहाँ से जैसे आप देखते हो कि नेविगेशन के आपको ऑप्शंस मिलते हैं,
कि यहीं पे आपको चारों पांचों ऑप्शन मिल जाते हैं इंस्टाग्राम में। क्यों मिलता है कि अगर आप यहाँ पे भी हो तब भी आप डायरेक्ट इस जगह पे जा सकते हो, आपको एक ऑपरेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये यूजर का काम आसान कर रही है चीजें, तो उसको हम कहते हैं कि यूएक्स अच्छा बना रखा है इसने अपनी ऐप में। क्लियर है ये चीज? ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो हम जो हमारी सिंगल कोड बेस में बिल्ड कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, दोनों चीजें बिल्ड कर रहे हैं। हम यहाँ पे लॉजिक भी बिल्ड, मतलब यूआई भी बिल्ड कर रहे हैं कि हमारा ऐप दिखेगा कैसा, और उसके अंदर लॉजिक जो लगाना है वो भी हम यहाँ बिल्ड कर रहे हैं। प्लस हम यहाँ पे डेटा को भी हैंडल करेंगे, डेटा मैनेजमेंट भी करेंगे, जो कि दो पार्ट्स में होता है। ऑफलाइन, ये डेटा किसी बात कर रहा हूँ, परसिस्टेंट डेटा की। परसिस्टेंट डेटा मतलब ऐप क्लोज होने के बाद भी डेटा मैनेज रहता है जो, तो वो दो तरीके से हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों को समझेंगे। ऑफलाइन के लिए हम एसक्यूएलाइट को यूज करेंगे, और ऑनलाइन मतलब हो गया आपका डायनामिक ऐप डेवलपमेंट, यानी कि हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एपीआईज को यूज करेंगे, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं टर्म के ऊपर कि यार प्रोग्रामिंग बेसिक्स में हम यहाँ कहाँ चले गए, तो ये समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब वापस आ गए हम लैंग्वेज के ऊपर, और अब होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो भी चीजें लिख रहे हैं वो एक्चुअल में और कुछ नहीं है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक पर्टिकुलर कंपाइल, जिस भाषा को समझ सकता है और कंपाइल कर सकता है उसके नेटिव कोड के अंदर, मशीन लेवल लैंग्वेज कोड के अंदर, उस लैंग्वेज में हमको वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। और जब मैं उस लैंग्वेज में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखता हूं तो मैं उस लैंग्वेज का एक फॉर्मेट होता है कि भाई इस तरीके से लिखना होगा, तो उसको कहते हैं हम सिंटेक्स। उन सिंटेक्स को ध्यान में रखते हुए मैं वो कोड लिखता हूँ। जैसे अगर मैं इंग्लिश को यूज कर रहा हूँ तो इंग्लिश भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, उसका एक ग्रामर है। अगर मैं ग्रामर का ध्यान नहीं रखूंगा तो मेरे बोलने का मतलब ही चेंज हो जाएगा। वैसे ही सेम जब हिंदी की मैं बात करता हूँ, हिंदी में व्याकरण होता है, तो अगर मैं व्याकरण का ध्यान नहीं रखूंगा तो मैं हिंदी में जो बोल रहा हूँ मेरा मतलब सेम अलग हो सकता है, मतलब मेरा मतलब वही है, लेकिन अगर मैंने कोई ग्रामर का ध्यान नहीं रखा, व्याकरण का ध्यान नहीं रखा, तो मेरा कहने का मतलब ही चेंज हो जाएगा। तो वही सेम चीज आपकी यहाँ पे होती है। तो हम जब लैंग्वेज करते हैं तो लैंग्वेज का उसका सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स को हम यूज टू कब होंगे, जब उस लैंग्वेज को हम बार बार यूज करेंगे हमारे लॉजिक बिल्ड करने के लिए। तो जब हम लॉजिक बिल्ड करने के लिए उस लैंग्वेज को सीख रहे होंगे, उसको बिल्ड कर रहे होंगे, तो हम सिंटेक्स से फेमिलियर हो जाएंगे। और एक बार हम सिंटेक्स से फेमिलियर हो गए तो विद द टाइम ये चीज बढ़ती ही जाएगी, ये कभी कम नहीं होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो स्टार्टिंग में गाड़ी चलाने में, गियर चेंज करने में आपको दिक्कत होती है, लेकिन आप देखना कि अगर आप 4-5 महीने या 3 महीने भी एक्सटेंसिवली अगर आप गाड़ी को चलाते हो तो आपको ना अपनी गियर को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, होता है ना ऐसा। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो कार ड्राइव करते हैं। आप देखना जो प्रो लेवल के ड्राइवर्स होते हैं तो उनको कहा जाता है कि गियर को देखने की जरूरत नहीं, गियर लगाना है दैट मीन्स आपको ऑटोमेटिकली आइडिया होना चाहिए कि आपका कौन से गियर में गाड़ी चल रही है और वो गियर किस साइड से आएगा, ठीक है। तो वो कब होता है कि जब आप उसको ज्यादा बार गाड़ी चलाते हो, जैसे जैसे चलाते रहोगे, आप नए नए सीखोगे तो आपको पहले 10-15 दिन 20 दिन तो उसको सीखने में ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, विच इज फाइन, हर कोई करता है। लेकिन आप एक्सटेंसिवली अगर वही चीज दिन रात कर रहे हो 3-4 महीने के लिए, तो आप प्रो हो जाओगे कि भाई अब आपको गियर देखने की जरूरत नहीं। जहाँ पे आपको पहले पता ही चला था कि कौन सा किस गियर में है, अब आपको दिमाग ऑटोमेटिकली उस चीज से यूज टू हो चुका है। तो ऐसे ही हम सिंटेक्स से यूज होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, जब उसको एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। जैसे कि आज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मैं अटक नहीं रहा हूँ बीच में। ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश का जो ग्रामर है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा कि जब आप उसी में बातें करोगे, ठीक है, देखने या समझने से नहीं होगा। आप उसमें जब प्रैक्टिकली काम करोगे ना, जब आप बोलने लगोगे, भले आप गलत ही बोल रहे हो, गलत बोलोगे, गलती होगी तो सीखोगे ना। वैसे ही सेम चीज है कि जब आप लैंग्वेज को भी सीख रहे हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो उसमें आपको लॉजिक बिल्ड करना है, प्रोग्राम्स बनाना है। गलती होगी तो आपका आईटी बताएगा देखो यहाँ पे गलती कर रहे हो। तो ये चीजें आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो रही है कि हाँ ये चीजें गलती होती है। तो फिर आप क्या करोगे, जब एक 15-20 दिन बाद में जब आप प्रोग्राम बनाओगे और जो पहले दिन बनाया था उसमें जो सिंटेक्स एरर आई थी, वो 15-20 दिन बाद में जो आ रही है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी लैंग्वेज में हमको क्या बेसिक फंडामेंटल्स मिलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक सेकंड में करूंगा, हाँ बिल्कुल नहीं, वेरी गुड। तो यही चीज है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है oops कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनको हम धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्मा। उसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये, ठीक है। आप इनिशियली C++ में आया था, उसके बाद में जावा में भी मिल जाता है। बहुत सारी जितनी भी मेन
मेन लाइन लैंग्वेजेस आपको मार्केट में देखिएगा, उन सब में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि ये जब कोई लैंग्वेज फॉलो करती है ना उस कॉन्सेप्ट को, तो वो डिपेंड करती है क्लास क्रिएशन पे, कि भाई आप क्लास में अपना कोड लिखो और जब भी इसका यूज करना हो मल्टीपल जगह, तो आप इसका क्या करो, ऑब्जेक्ट्स या इनको बोल सकते हैं हम इंस्टेंस, ये क्रिएट करके इनको यूज करो। अब आप क्या होगा यार ये क्या चीज समझा रहे हो आप? ठीक है, देखो आप अगर किसी प्रोग्रामिंग फील्ड से हो तो आपको आइडिया होगा कि मैं किस जगह पे जा रहा हूँ। अगर आप नहीं भी हो, पहली बार आप ये चीज को समझ रहे हो, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल को समझना बहुत जरूरी है। आप ऐसा समझो, आप सभी लोग गॉड में मानते हो, नहीं भी मानते हो तो एक क्रिएटर तो होता ही है, ठीक है, क्रिएटर है जिसको हम गॉड बुलाते हैं, एंड हर रिलीजन में गॉड होता है, ठीक है। हम उनकी बात करें, वो हमको क्रिएट करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स को बनाते हैं, वो एनिमल्स को बनाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में सब आ जाते हैं, एनिमल्स वगैरह, उसी में नहीं लिविंग बींग्स बनाते हैं, उसमें फिर ह्यूमन बींग्स मतलब हम आ गए, ठीक है। तो लिविंग बींग्स में सब आ गए, प्लांट्स, एनिमल्स, फिर ह्यूमन बींग्स में हम मेल फीमेल, ठीक है। अब इसको समझना बहुत अच्छे से, एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, कि जैसे एक बच्चा आज जन्म लिया बच्चे ने, ठीक है, मतलब कि गॉड ने उसको क्रिएट किया है, क्रिएटर ने उसको क्रिएट किया है। अब क्रिएटर ने उस बच्चे को बनाया, आप अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज हम सिमिलर ही तो है। क्योंकि कैसे सिमिलर हो, हमारी सबकी दो आंखें हैं, एक नाक है, एक दो कान है, एक मुंह है, ऐसा ही है ना। एनिमल्स में जाओगे तो शेर को देखोगे तो शेर सब सारे सिमिलर दिखते हैं आपको। रैट्स में जाओगे तो रैट सारी सिमिलर दिखती है, कुछ प्रॉपर्टीज अलग होगी, कुछ वो सोचते अलग होंगे, जैसे हम भी ह्यूमन भी कुछ सोचते अलग है। हम में से किसी की आंखें छोटी बड़ी हो सकती है, आईब्रोज में डिफरेंस आ सकता है, बियर्ड में डिफरेंस आता है, मैं बियर्ड रखता हूँ, आप में से कोई रखते नहीं होता, कोई मुस्टैक ही रखता है, ठीक है। चिन बड़ा होगा, किसी का चिन छोटा होगा, किसी का नाक बड़ा होगा, किसी का नाक पतला होगा, कान ब्रॉड होंगे, कान इस ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, बट होंगे तो उतने ही ना, ठीक है। अब इसको समझना कि अगर भगवान भी हमारे लिए कोड लिख रहे हैं हमको क्रिएट करने के लिए, तो हर बार जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है कहीं पे भी इस वर्ल्ड में, तो हर बार वो सेम ही कोड लिख रहे हैं बार बार क्रिएशन का। कोई मेरे को बनाने के लिए जो कोड लिखा गया, जो भी बच्चा हुआ होगा उसको भी वो बनाने के लिए उसने सेम ही कोड लिखा होगा। बट मैं उनको एक ऑप्शन देता हूं कि आप ऐसे ना करो, आप क्या करो, एक ह्यूमन की ना क्लास क्रिएट कर लो। समझ पा रहे हो कि जो चीज रिडंडेंट है, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, मतलब एक प्रोटोटाइप देखा है ना, जैसे मारुति कार, आज जैसे मर्सिडीज बेंज है, एक मॉडल निकाला उन्होंने, ठीक है, मर्सिडीज कंपनी ने। तो मर्सिडीज बेंज जो है उसमें भी मॉडल्स आते हैं, कोई अपन ले लेते हैं एबीसीडी, मेरे को मॉडल नहीं पता, तो मर्सिडीज बेंज एबीसीडी, ठीक है। उसका ना पहले एक प्रोटोटाइप बना होगा, अब वो प्रोटोटाइप जब फाइनलाइज हुआ तो उनके कॉपीज बनना स्टार्ट हो गए। समझ पा रहे हो? वैसे ही सेम मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जो क्रिएटर है उसने हम सभी के लिए क्या बना दिया, एक क्लास बना के रख दिया, एक प्रोटोटाइप बना के रख दिया कि ह्यूमन कैसा दिखेगा। ह्यूमन में भी कैटेगराइज कर दिया कि मेल कैसा होगा, फीमेल कैसा होगा। अब जब गॉड को एक मेल को क्रिएट करना है यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, मेल क्लास को कॉल करेंगे और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, उस टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब कि मेरा जैसे रिमोट है, जिस भी कंपनी ने इस रिमोट को बनाया होगा, अब हर बार जब वो रिमोट बनाती है तो वो इस पे लॉजिक थोड़ा ना लगाती है कि ये बटन यहाँ आएगा, ये डिस्प्ले यहाँ आएगा, उसने एक प्रोटोटाइप बना रखा है। अब वो कह रहे हैं कि भाई इसके 10,000 कॉपीज निकालनी मार्केट में सेल आउट करने के लिए, तो हर बार 10,000 के लिए लॉजिक नहीं लगाएंगे, उन्होंने एक जगह लिख दिया लॉजिक। अब 17,000 मतलब 10,000 वो क्या बनाएंगे, इसकी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे बेस्ड या उस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप पे बेस्ड। समझ पा रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा ही हमारे कोड में भी होगा, जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, हम कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे केस में भी एक ऐसा पर्टिकुलर चीज होगी जिसको हम बार बार यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और बार बार चीज यूज करने के लिए हम बार बार उसका कोड लिख रहे होंगे, तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, उसका एक प्रोटोटाइप यानी कि उसकी क्लास क्रिएट कर सकते हैं, और जहां पे भी हमको रिक्वायर्ड है हम उसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करके हम उस चीज का उस चीज को रन टाइम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज में ले सकते हैं। हाँ बिलाल, यस बिलाल। इस सर क्लास मीन के जैसे हमने एलिवेटेड बटन लेना होता है, वो हमारे तकरीबन यूएक्स के लिए हर जगह पे यूज होता है। अगर हमने अपना उससे इंफॉर्मेशन गेट करनी है तो उसके लिए काम में आता है। तो वो क्या होता है, क्या हो गए अपना एलिवेटेड बटन का या किसी भी और बटन का हम क्लास बना के रख लें, जब भी जरूरत हो तो हम उसको कॉल कर दें। हाँ वेरी गुड, गुड एग्जाम्पल। हम देखो इन्होंने क्या बताया है कि जैसे
एक बटन है, फॉर एग्जांपल बटन किस तरीके से काम करता है ये फ्लटर फ्रेमवर्क ने डिफाइन कर दिया है क्लास के अंदर। अब बटन ऐसा तो है नहीं कि एक जगह यूज में आएगा, आपके पूरे फ्लटर एप्लीकेशन में आप 50 जगह बटन को यूज कर सकते हो और उसकी अलग डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो, बट दिखने में कैसा होगा या एक बटन होता कैसा है, काम क्या होता है, वो तो बेस सेम ही रहेगा ना फ्लटर के अंदर। तो उसका एक क्लास मिल जाएगा आपको, जैसे एलिवेटेड बटन इज अ विजिट क्लास, ठीक है। अब जहां पे भी आपको वैसा बटन चाहिए तो आप बटन बनाने का कोड नहीं लिखोगे, आप सिर्फ उस क्लास का ऑब्जेक्ट वहां पे पास कर दोगे, तो क्या होगा, वैसा बटन जो है वहां पे क्रिएट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, समझ पा रहे हो? तो इसको कहते हैं क्लास ऑब्जेक्ट रिलेशन, या जो रिलेशनशिप होती है ना कि भाई क्लास क्यों बनाते हैं, कोई भी मेनली जो चीज होती है ना, उस कॉन्सेप्ट ज्यादातर कहाँ यूज में आता है, आपकी रिडंडेंसी को हटाने के लिए। रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडंडेंसी? रिपीटेटिवनेस। सर कहीं आप वो वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं बता रहे जैसे फिग्मा एंड एक्सडी में कंपोनेंट बनाना होता है? फिग्मा एंड एक्सडी में कंपोनेंट बनाना, मैं कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बता रहा, आप किसी से रिलेट मत करो, ठीक है। यहाँ फिग्मा और एसडी का मेरे को आइडिया नहीं है, बट मैं आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आई होप आपके लिए काफी आसान कर देगा ये कॉन्सेप्ट समझना। जैसे ये मेरी यूआई है, ठीक है, इसमें एक बटन है, बटन तो सब में होगा ना। बटन का रोल क्या होता है कि इस पे टैप होगा, ऑन टैप हम कोई एक्शन प्रोवाइड करेंगे, ऑन टैप हम कोई एक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। वो एक्शन और कुछ नहीं है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होंगे, मतलब हमारा लिखा गया प्रोग्रामिंग कोड ही होगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब जैसे इस पे टैप होगा तो ये जो कोड मैंने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप समझना कि मेरी एक स्क्रीन में ये था, दूसरी स्क्रीन में गया, यहाँ पे भी एक बटन होगा, अब इसके क्लिक पे कुछ अलग एक्शन परफॉर्म होगा, फिर तीसरी स्क्रीन में उसके क्लिक पे कुछ अलग एक्शन परफॉर्म होगा। इस पे लिखा लॉग इन जाएगा, इस पे लिखा जाएगा प्ले, इस पे कुछ और लिखा जाएगा, उसी के हिसाब से इसका काम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम बटन को ओवरऑल देखें तो ये जो बटन है ये एक सिमिलर पैटर्न को ही तो फॉलो कर रहे हैं। तो आप पाओगे किसी भी फील्ड में चले जाओ जहां पे यूआई कंपोनेंट यूज में आते हैं, तो वहां जो बटन का रोल होगा, बटन की क्लास मिल जाएगी आपको, उस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें अपनी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? अब डेफिनेशन आप दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, जैसे एक क्लास है बटन, ठीक है, बटन क्लास की मैंने बटन नाम से क्लास बनाई है, तो हम इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, बटन ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और किसी किसी जगह पे यहाँ पे न्यू लग जाता है, किसी में न्यू की जरूरत नहीं होती है, किसी में न्यू की जरूरत होती है, कीवर्ड है। दिस इज लाइक कि भाई हम इस क्लास का ना एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, नया मतलब न्यू, ठीक है। अब दो तरीके से हो सकता है कि इसके अंदर से कुछ फंक्शन हो जो एब्स्ट्रैक्ट हो, इन टर्म्स को भी हम समझेंगे, डिटेल में जाएंगे तो टेंशन वाली बात नहीं। इसमें कुछ फंक्शंस हो जिनको सिर्फ आपने डिक्लेयर कर रखा हो, डेफिनेशन कब प्रोवाइड करोगे, जब इसका इंस्टेंस क्रिएट करोगे। तो जैसे इंस्टेंस क्रिएट किया, अब इसके अंदर का जो फंक्शन है उसको आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये जो होता है ना, ये ब्रैकेट जो दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर। तो इसके अंदर भी हम हमारे एट्रीब्यूट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि हम उसमें डिफरेंस ला सके। जैसे कि यहाँ पे भी बटन लिया, सेम बटन, यहाँ पे भी लिया सेम बटन, यहाँ पे भी लिया। अब इसके अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जिनको हम चेंज कर देंगे, जैसे इसको कलर दे दिया हमने ऑरेंज, ठीक है, इसको कलर दे दिया हमने ब्लू, इसको कलर दे दिया हमने येलो। है तो सेम क्लास का ही ऑब्जेक्ट, लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टी पे ऊपर डिफरेंट तरह से वो रिएक्ट कर रहा है। इसमें इसके टैब पे अलग तरीके से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, इस पे अलग तरीके के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, इस पे अलग तरीके के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, बट है तो एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट ना। हम बार बार इस चीज को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जो चीज हमने पहले से डिफाइन कर दी है, हम उसमें जो चेंजेस लाने हैं हम उनको उस क्लास के साथ में डिफाइन करेंगे। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? अच्छा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप थम्स अप कर सकते हो। एक और एग्जांपल चाहिए तो आप बता कमेंट में बता सकते हो। रमन मिश्रा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? ओके रमन, देखो समझ, मैं कोई चीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए बहुत ज्यादा कोड लिख रहा हूँ। क्लास नेम ऑलवेज फर्स्ट लेटर कैपिटल, हाँ ये सिंटेक्स है भाई, सिंटेक्स ऐसा होना चाहिए आपको, जरूरी भी नहीं है बट होना चाहिए, ठीक है। तो एक होता है कि भाई इस तरीके से कोड लिखना चाहिए और एक होता है इस तरीके से लिखना ही पड़ेगा। तो जब लिखना ही पड़ेगा तब तो अगर आप नहीं लिखोगे तो एरर आएगी, और अगर
लिख सकते हो तो उस केस में क्या होता है कि कहा जाता है कि भाई आप कैपिटल लेटर से लिखो, बट मैंडेटरी नहीं है, बट हमेशा हमको कैपिटल लेटर से ही देना चाहिए। वेरिएबल के नाम देंगे तो हम स्मॉल लेटर से देंगे, और उसमें भी मैं ऑप्शंस बताऊंगा किस तरीके से देना है, तो वो हम आगे चलेंगे ना तब समझ में आएगा। अभी आप समझो रमन कि हमने कोई काम को एग्जीक्यूट करना है, मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने इतनी लाइन का कोड्स लिखा, ठीक है। अब इसमें मेरे को एक कोई ऐसी चीज है जो बार बार यूज में आ रही है, ठीक है। सपोज दैट ये बहुत ही ये चलता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो बार बार यूज में आ रही है ना, मतलब मेरे को एग्जीक्यूट करना है बार बार, लेकिन उस एग्जीक्यूशन को करवाने के लिए बार बार लिखना भी पड़ रहा है, जबकि मैं उसको एक बार लिख चुका हूं। तो ये हमारी रिडंडेंसी बढ़ा रहा है ना कि घटा रहा है, मतलब रिपीटेटिवनेस आ गया। तो हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एक प्रोटोटाइप बना दिया मैंने इसी का, ठीक है, मैंने एक प्रोटोटाइप में ये वाला कोड लिख दिया। अब जहां पे भी मेरे को ये चीज को यूज करना है, वहां पे मैं इस क्लास का क्या करूंगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करके प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे फिर जरूरत हुई तो मैं ये कोड लिखूंगा नहीं, ये लिखा हुआ इस क्लास में, मैं क्या करूंगा, इसका इंस्टेंस प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे। फिर मेरे को यहाँ पे जरूरत पड़ी तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं इसका इंस्टेंस प्रोवाइड कर दूंगा। ये सेम वही तरीका है कि मेरे जैसे मैंने आपको ह्यूमन टेंडेंसी बताई, गॉड का क्रिएशन बताया, तो आप खुद सोचो कि क्रिएटर है, गॉड है, वो ह्यूमन को क्रिएट करता है, मेल को क्रिएट कर रहा है। अब वो जब मेल को, जैसे मेल बर्थ कर रहा है या फीमेल बर्थ ले रही है, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो सिमिलरिटीज है ना, आंखें दो ही है, वो आपको मेल जैसे ही दिखेगा ना, फीमेल है तो फीमेल जैसी दिखेगी ना, लेकिन उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स यानी कि वो फेयर होगी, या क्या कह सकते हैं, तो उसका नाक कैसा होगा, वो कैसा सोचती होगी, वो डिफरेंट हो जाएगा बाकी सब में। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो वो सिमिलर पैटर्न में रहेगा ना। अब गॉड अगर हर बार कोई बर्थ टेक कर रहा है, तो हर बार अगर गॉड स्क्रिप्ट लिख रहा है एक इंसान को बनाने की, एक फीमेल को बनाने की, एक मेल को बनाने के लिए, तो ये एक रिडंडेंट कोड हो गया कि बार बार ये चीज लिखनी पड़ रही है। इसको अगर हम फॉर्मुलाइज करें तो हम इसको इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि जो चीज रिपीटेटिव है उसकी हमने क्लास बना के प्रोटोटाइप बना दी। अब जब भी हमको इस चीज की रिक्वायरमेंट है तो हम उसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। जैसे इसको समझना, जैसे हमने कोई एक मिठाई बनाई, मिठाई या स्वीट कह सकते हैं, एक डिश बनाई, डिश ले लेते हैं, ठीक है, डिश हम बना रहे थे और बनाते बनाते हमने एक बहुत अच्छी डिश का इन्वेंशन कर दिया। तो उस डिश का हम क्या करते हैं, रेसिपी याद रख लेते हैं ना, और फिर वो मैं क्या करूंगा, मेरी जितनी भी टीम है उनको रेसिपी सर्कुलेट कर दूंगा। आज मैकडी है तो मैकडी, सब जगह मैकडी में जाओगे तो अलग अलग क्या है, स्टोर्स है मैकडी के, बट वहां पे आपको टेस्ट सिमिलर ही मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक प्रोटोटाइप को फॉलो कर रखा है। वहां पे हर बार अपने दिमाग से एक नया बर्गर नहीं क्रिएट हो रहा है, उनकी एक रेसिपी फिक्स्ड है कि भाई इसी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बर्गर बनाना है तो इसी रेसिपी का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो हर बार आपको बर्गर का जो टेस्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। अब उसमें क्या हो सकता है कि बर्गर में वेरिएशंस है कि भाई आपको बड़ा बर्गर चाहिए तो 2 टिक्की आ जाएगा, डबल टिक्की, ठीक है, देन आपको स्पाइसी चाहिए, देन आपको पनीर टिक्का चाहिए, बट फॉर्मेशन जो है उसकी एक रेसिपी है जो यूनिक है उन सबके पास में, जो सारे आउटलेट जो है मैकडी के वहां पे फॉलो किया जाता है। वैसे ही सेम आप डोमिनोज में जाओगे तो वहां पे भी ये सेम चीज चली जाती है। समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Is it clear to Raman? Raman, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir, so अभी ज्यादा क्लियर हुआ सर। okay. So what's the difference between class and function? Function also do the same thing. देखो class and function में क्या difference होता है आप समझते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इग्निशन पॉइंट होता है। इग्निशन पॉइंट का मतलब क्या होता है, इग्निशन का मतलब क्या होता है, इग्नाइट मतलब जलाना, मतलब स्टार्ट करना। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो एक आपका पॉइंट होगा, या तो आप जैसे कार में आज बटन आ गए, बटन पे टैप करोगे कार स्टार्ट हो जाएगी। पहले क्या होता था कि आप चाबी डालते थे, की डालते थे और स्टार्ट करते थे, गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, उसको कहते हैं इग्निशन पॉइंट। जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो उसके बाद में वायर से कनेक्टिविटी हो गए जितने भी फंक्शन है, जैसे कि लाइट ऑन हो जाएगी कार की, एसी ऑन हो जाएगा, मेरा जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मैं नाम नहीं आ रहा, व्हील होता है ना, जैसे हम अलाइनमेंट करते हैं जो व्हील, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, तो वो खुल जाएगा, लॉक्ड होता है वो, अगर आपने देखा हो तो जैसे ही स्टार्ट होगा तो वो खुल जाएगा। आई होप किसी ने आंसर किया हो, कई बार वर्ड्स नहीं मिलते। स्टीयरिंग, वेरी गुड, तो स्टीयरिंग खुल जाएगा, लॉक्ड है जो, ठीक है। फिर मेरा डिस्प्ले होगा म्यूजिक प्लेयर का, वो ऑन हो जाएगा। समझ पा रहे हो, तो इग्निशन पॉइंट होता है, और ये हमेशा ना एक आपका नॉर्मल केसेस में आप देखेंगे, जैसे अगर आप जावा की बात करते हो तो वहां पे होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा एक मेन फंक्शन होता है।
जब भी हम किसी कोड को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने एक फाइल के अंदर मेरा कोड लिख दिया, ठीक है, अब उसको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट का एक पॉइंट होगा ना भाई, कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर वो फॉलो किया जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा आपका मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन को हर अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से उसको लिखा जाता है। जैसे अगर आप जावा की बात करोगे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हम डार्ट की बात करते हैं तो डार्ट में क्या होता है, वॉइड मेन। और ये क्या है, फंक्शन है। अब आप कहोगे फंक्शन कैसे है, देखो जिनको फंक्शन का आइडिया है उनको पता लग गया, लेकिन हम फंक्शन की क्लास में, मतलब फंक्शन वाली जो क्लास होगी उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, हमारी जो क्लास होगी ना फंक्शन की, उसमें हम उसको भी समझेंगे। तो ये एक फंक्शन है, ये हमारा इग्निशन पॉइंट है। यहाँ पे आप पाओगे कि यहाँ पे ग्रीन बटन आ जाएगा आपका, ठीक है, दैट मीन्स इट इज अ रनेबल थिंग। इसको जैसे आप टैप करोगे तो ये पहले कंपाइलर जो है हमारा कंपाइल करके बाइट को जनरेट करेगा, उसको ये रन टाइम में रन एग्जीक्यूट करवा देगा, ठीक है। अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे कि भाई मेरे को एक चीज ना बार बार यूज में आ रही है, समझना अब इस चीज को कि भाई एक चीज ना बार बार यूज में आ रही है, वो है यूजर का। जैसे सपोज करो कि आपने एक ऐप बनाई, उसमें आपको बताया कि इस ऐप को मल्टीपल यूजर यूज करेंगे, तो लॉग इन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे यूजर नाम से, ठीक है, जिसमें हम यूजर की डिटेल्स को स्टोर करवाएंगे। अब होगा क्या ना, जब मैं यूज करूंगा उस पर्टिकुलर लॉगिन में जाऊंगा, तो मेरी जितनी भी डिटेल्स होगी ना वो उस मॉडल में स्टोर होगी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब जब आप लॉगिन करोगे तो वही सेम मॉडल यूज में आएगा आपकी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, क्योंकि वैल्यूज तो सेम रहेगी ना, मतलब समझना इसके, भाई आपका नेम आएगा, ईमेल एड्रेस, जो भी डिटेल्स है आपकी लॉगिन पे आपको मिलने वाली है, वो डिटेल्स कितनी डिटेल्स है और क्या डिटेल्स है वो तो सेम रहेगी, तो उसके अंदर की जो वैल्यू है मेरे केस में अलग होगी, आपके केस में अलग होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस क्लास, उस पर्टिकुलर यूजर का एक क्लास बनाया जिसको हम रन टाइम में डेटा क्लास बुलाते हैं। वो जो क्लासेस, ठीक है, डेटा क्लास बुला सकते हो, मॉडल क्लास बुला सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, यूजर का जो डेटा है वो हम उस क्लास के फॉर्मेट में स्टोर करवा रहे हैं, क्योंकि हर किसी यूजर के लिए वो वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उनका जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे हुई क्लास। अब उस क्लास के अंदर मेरे को कुछ ऐसी चीज करनी है, जैसे इसको समझते हैं कि यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट करी, क्लास ऐड, ठीक है, और यहाँ पे ऐड की जगह हम कर सकते हैं ऑपरेशंस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैं ऑपरेशन वाला काम कर रहा हूँ, और ऑपरेशन वाले में मेरे को एडिशन की जरूरत पड़ेगी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, देन सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, एंड इस क्लास के अंदर मल्टीपल जगह मेरा कोड रिपीट हो रहा है, ठीक है। जब एक क्लास के अंदर मल्टीपल जगह आपका कोड रिपीट हो रहा हो तो उस केस में आप क्या करोगे, फंक्शंस को क्रिएट करोगे। इस क्लास में हम क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे ऐड नाम से। मैं आगे आपको फंक्शन का भी एक डिटेल क्लास होगा, ठीक है, मतलब हमारा लाइव क्लास होगा, वो क्लास नहीं, ठीक है। तो अब जहां पे भी इस क्लास में मेरे को ऐड की जरूरत है तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। मतलब फंक्शंस हमेशा ना इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। और क्लास अपने आप में एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है कि भाई जब भी आपको इस चीज को यूज करना है तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। इस क्लास के अंदर हमको बहुत सारी चीजें, जो भी हम लॉजिक बिल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री मेंबर फंक्शंस, मतलब यहाँ पे होते हैं वेरिएबल्स, देन होते हैं आपके फंक्शंस, एंड फिर होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट क्लासेस के। क्लास के अंदर भी तो आप दूसरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। समझ में आया आपको डिफरेंस? देखो डिफरेंस अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एट्रीब्यूट विल बी सेम, ओनली वैल्यू विल चेंज। यस, कितने एट्रीब्यूट्स हैं और क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम रहेंगे, बट जब मैं लॉगिन करूंगा तो मेरे लिए अलग हो जाएगी उनके अंदर की वैल्यूज, आप लॉगिन करोगे तो आपके लिए अलग हो जाएगी, कोई और लॉगिन करेगा तो उसके लिए अलग हो जाएगी। तो मैं हर बार ना ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, मैं बैलेंस स्ट्रक्चर बना के रखूंगा सो दैट उस स्ट्रक्चर में उस डेटा को मैं मैनेज कर सकूं, ठीक है। फंक्शन इज यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेस द कोड। यस, देखो फंक्शन भी ऑप्टिमाइज करता है और आपका क्लासेस क्रिएशन भी ऑप्टिमाइज करने के लिए ही यूज में आता है। प्लस ऊप्स कॉन्सेप्ट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम एक एक करके समझेंगे। आज मेरा मेन मोटो था कि मैं आपको क्लास क्यों क्रिएट होती है और ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या होता है, अभी हमने क्रिएट कैसे करना है, क्लास कैसे बनानी वो नहीं देखा है। कल वाली क्लास में मैं आपको डार्ट वाले उसमें ले जाऊंगा और मैं आपको एक क्लास क्रिएट कैसे होती है, उसका क्या सिंटेक्स होता है, वो सब हम दिखेंगे, ठीक है। फिर हम फंक्शन पे आएंगे, फिर फंक्शन को समझेंगे, फिर उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है। अभी हम वापस आते हैं ऊप्स के ऊपर। ऊप्स कहाँ बताया था मैंने आपको?
ऊप्स केवल देखो, ऊप्स में जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है, इसका मतलब क्या होगा, क्लासेस बनाओगे और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं यहाँ पे। अब हर जगह ऑब्जेक्ट ही है, जैसे फ्लटर के अंदर एवरीथिंग इज विजिट, वैसे ही हम ऊप्स कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहां पे एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अलावा क्या क्या चीजें हमको ऊप्स कॉन्सेप्ट में मिलती है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, रिडक्शन ऑफ डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। देन हमारे पास में होता है पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन आ गया हमारे पास में, पॉलीमॉर्फिज्म आ गया, और इनहेरिटेंस, इंटरफेस, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टर्स, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें होती है जो ऊप्स कॉन्सेप्ट के साथ में आती है, तो ये भी हम समझेंगे, ठीक है। तो आज वाली क्लास में हमने एक तो पहले बेसिक फंडामेंटल्स देखे जो स्टार्टिंग में हमने कवर किए थे, ठीक है। जिनको आइडिया था वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आइडिया था तो उनको एक बेसिक नॉलेज मिल गया होगा कि हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं बैक एंड पे, और क्या मेन वजह है, ये लैंग्वेज क्या होती है, ये कोड क्या होता है, ये प्रोग्राम क्या होता है। तो आई होप आप सभी को आइडिया हो गया होगा। फिर हमने यूआई और यूएक्स के बारे में डिटेल में जाना, ठीक है। वो यूआई और यूएक्स किस तरीके से डिफर करते हैं और इनका क्या रोल होता है, ये दोनों ही 50-50% मैटर करते हैं, मतलब दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है। ऐसा नहीं कि आप यूआई खराब कर दो, यूएक्स आपका अच्छा है तो नए यूजर्स नहीं आएंगे, जो यूजर्स आपकी ऐप को जानते हैं वही चलाएंगे। यूआई खराब है तो नया यूजर नहीं आएगा, और नया यूजर आ गया तो वो स्टे कब करेगा, जब उसका यूएक्स अच्छा है, नहीं तो वो नेक्स्ट डे ही आपकी ऐप को इंस्टॉल कर सकता है। तो हमको स्टे करवाना है हमारी ऐप में, तो वो यूएक्स अच्छा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर अपन चले लैंग्वेज के अंदर सिंटेक्स के बारे में जाना, फिर हम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आए और उसमें सबसे पहले हमने देखा क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन। आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा। क्लास के अंदर मल्टीपल ऑप्शन है वो समझा दीजिए एक बार फिर से। देखो, क्लास के अंदर मल्टीपल ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ह्यूमन है, ठीक है, मतलब जैसे एक बॉय है तो बॉय की मैंने क्लास बना दी। अब उसमें उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे उस क्लास के जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे वो कैसा सोचता है, उसका कलर कैसा है, वो उसकी नाक कैसी है, उसकी आंख कैसी है, समझ पा रहे हो। एट्रीब्यूट्स लिमिटेड ही होंगे, सब में होंगे, लेकिन वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज अलग हो सकती है। जैसे जो दो बॉयज हैं तो उन आपस में देखोगे तो बॉयज जैसे दिखते हैं वैसे ही दिखेंगे ना आपको, दो दो हाथ होंगे, लेकिन उनकी हाइट में डिफरेंस होगा, उनके कलर में डिफरेंस हो सकता है, उनके हेयर में डिफरेंस हो सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। उनके स्वभाव में डिफरेंस हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो किस तरीके से किस किस सिचुएशन पे रिएक्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो वो डिफरेंस कैसे आता है कि जो हम क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स बनाएंगे वो हम डिफाइन करेंगे जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके अंदर हम वैल्यूज डिफाइन करेंगे कि ये जो मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इसमें ये टाइप डिफाइन कर दिया मैंने। जैसे कार है तो कार का आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, अब आप देखोगे कि मर्सिडीज बेंच एबीसीडी का मैंने मॉडल बना दिया तो सिमिलर ही दिखेगी सबकी सब बेंच एबीसीडी मर्सिडीज की, लेकिन किसी का ब्लू कलर होगा, किसी का येलो कलर होगा, किसी का ब्लैक कलर होगा। समझ पा रहे हो। तो ये डिफरेंस कैसे आ रहा है, जबकि प्रोटोटाइप तो एक ही है, वो डिफरेंस आ रहा है उनके एट्रीब्यूट से। उनके एट्रीब्यूट्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। आज एक ही यूजर थोड़ा लॉग इन करेगा बार बार, मल्टीपल यूजर बार बार लॉग इन करेंगे, लेकिन पैटर्न मेरे को सेम रखना है, तो उस केस में हम उस यूजर का एक मॉडल या एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लियर है। हम पढ़ले डार्ट लर्न करेंगे, पहले डार्ट लर्न करेंगे एंड देन फ्लटर पे मूव करेंगे। यस, क्लास के अंदर मल्टीपल, समझ में आ गया प्रत्यक्ष, ओके गुड। धीरे समझ में आया। कोई पीडीएफ है जो हम फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ में आपके साथ में शेयर कर दूंगा, मेरे नोट्स हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, वो शेयर होते हैं एट द एंड ऑफ मॉड्यूल। तो अभी जो हमारा डार्ट मॉड्यूल चल रहा है ना, इस मॉड्यूल के एंड में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप फॉलो करो, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। देखो, क्लास में जो हुआ उस समय नोट्स मत बनाओ, उस समय प्रैक्टिस मत करो। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे मैं क्लास में डेवलप कर रहा हूँ साथ साथ वो भी डेवलप कर रहे हैं, सीखने को नहीं मिलेगा। आप डेवलप कर लोगे बट बेटर क्या होगा कि आप आज जो क्लास में हुआ उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो, ठीक है।
क्लास ओवर होने के बाद में आप एक ब्रेक लो, कोई और चीज कर लो, फिर एक टाइम निकालो, जैसे आपकी 8:30 बजे क्लास ओवर हो जाती है तो आप या तो रात का टाइम ले सकते हो, जो भी आपका प्रेफरेबल हो। अगर आप नाइट क्या कहते हैं, नाइट टाइप के बंदे हो, मतलब जो रात को जगने वाले टाइप के हो, तो आप नाइट को प्रेफर कर सकते हो। आप सुबह उठने वाले बंदे हो या तो आप सुबह उठ के वो चीज कर सकते हो, बट आपको सुबह 2 घंटे लेने हैं, ठीक है। रात को 10 से 12 ले लो या सुबह 5 से 7 ले लो। अब उस टाइम पे बैठ के आपको ये मेमोराइज करना है कि उस क्लास में क्या हुआ था, उसके बेसिस पे नोट्स बनाओ। और जब थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, तो आप वीडियो लेक्चर की हेल्प ले सकते हो। तो वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, तब तक मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे में मिल जाता है। तो वीडियो लेक्चर को ऑन करो और अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, ठीक है। मेरे नोट्स मिलेंगे आपको, मेरे नोट्स मॉड्यूल के हिसाब से होंगे ना। मैं अगर आपको अभी दे दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने कल क्या पढ़ाना है, वही मैं आपको बता दूंगा, तो आप उससे पढ़ के फिर जो क्लास में हो रहा है उसको कॉन्फ्लिक्ट करवा दोगे। तो पहले हम समझेंगे, फिर उसके हिसाब से आपको नोट्स भी प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है। फिर नोट्स जब मिल जाएंगे और आपके खुद के नोट्स जो होंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उन दोनों नोट्स का कॉम्बिनेशन आपके पास में होगा, तो ये हो गया सेकंड प्रैक्टिस आपके पास में। फिर थर्ड कब होगा, जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जब उन चीजों को प्रैक्टिकली, जैसे आज क्लास को समझा, ऑब्जेक्ट को समझा, और जो कल क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको क्लास का सिंटेक्स क्या होता है और किस तरीके से क्लास एक बनती है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देन हम जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होता है। फिर हम चलेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल समझेंगे तो डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट आएगा, डेटा टाइप समझेंगे तो वहां पे और अदर चीजें आएंगी, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आएंगे, फिर उसके बाद में आएगा फंक्शन का क्या रोल होता है, फंक्शन क्या होता है, फिर उनका सिंटेक्स क्या होता है। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। फिर हम डार्ट के अंदर जाएंगे, डार्ट स्पेसिफिक आएंगे कि भाई ये चीजें तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, डार्ट में ऐसा नया क्या है। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ, बाकी सब जगह आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में एरे मिलता है, डार्ट में आपको एरे नहीं लिस्ट मिलता है। तो ये डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। क्लियर है ये चीज? सर हेयर online.wscubetech.com नो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोडेड। सिद्धार्थ प्लीज कंफर्म करो, बाकी सबको मिल गए हैं, बाकी सारे बताओ सबको मिल गए हैं ना? अजय आपको नहीं मिला, प्रत्यक्ष आपको मिल चुका है। तो ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक को मिला, अगर एक को मिला तो सबको मिला है। आपको आपको ना एक रिकॉर्डिंग, एक वीडियो भेजा गया होगा जिसमें बताया गया है कि आपको कैसे अपने कोर्स को एक्सेस करना है पोर्टल पे। तो वो आप कहीं ना कहीं गलत जगह पे जा रहे हो, गलत इन द सेंस कि आप वो राइट नेविगेशन फॉलो नहीं कर रहे हो वहां तक पहुंचने का, इसलिए आपको वो वीडियोस नहीं दिख रहे हैं। तो आप उस वीडियो को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता या तो किसी को भी नहीं मिलेगा या सबको मिलेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैंने अपलोड किया और सिर्फ आपको नहीं मिल रहा है। अगर आपको online.wscubetech एक्सेस है, दैट मींस यू आर एनरोल्ड, दैट आप क्लास में आ रहे हो, दैट मींस आप एनरोल्ड हो, तो आपको भी एक्सेस मिल रहा होगा। बट आप क्या है ना, उसको फॉर्मेट को आपको देखना पड़ेगा कि वो चीज कहाँ मिलती है। तो उसके लिए आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिला होगा, तो उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। पहले और भी लोगों को नहीं दिख रहा था, बट उन्होंने फॉलो किया तो उनको भी दिख रहा है। तो आप भी, आप शायद ऐसा, चेक माई लाइब्रेरी द व्यू बैच, किसको नहीं दिख रहा है? प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है, ओके। रमन, अजय, आप दोनों को नहीं दिख रहा है, सिद्धार्थ आपको भी नहीं दिख रहा है। तो आपने रिकॉर्डिंग लेक्चर फॉलो किया कि नहीं किया? मेरे को एक बात बताओ, वो जो आपको व्हाट्सएप पे शेयर हुआ था, आप में से मेरे ख्याल से उन आप लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया। अगर फॉलो नहीं किया होगा तो शायद आपको नहीं मिल रहा होगा। हेलो, अभी आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग लेक्चर्स बहुत जरूरी है, मिलने चाहिए आपको टाइम टू टाइम। ओके रमन, अजय आई वॉच्ड व्हाट्सएप वीडियो। अच्छा, आपने व्हाट्सएप पे वीडियो देखा, आपको भी एक्सेस, मतलब आप भी नहीं देख पा रहे हो? व्हाट्सएप पे नहीं है, आपको online.wscubetech पे जाना है। आपको मेल भी आया होगा, आपकी जो ईमेल एड्रेस दी ना आपने रजिस्टर कराते वक्त, उस पर मेल आया होगा, उसमें यूजर नेम पासवर्ड होगा। अगर आपको नहीं आया है, मेरे ख्याल से ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपको नहीं आया होगा, बट अगर आपको नहीं आया है तो आप वो जो मैम है जिनसे आप कम्युनिकेट करते हो, जिनसे जो आपको जिन्होंने आपसे कॉल बैक किया था, काउंसलिंग मैम, व्हाट्सएप ग्रुप में या उनको पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो WSCubetech के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, कि भाई आपको एक्सेस नहीं मिला है। मेरे हिसाब से तो ऐसा होगा नहीं, बट इन दैट सिचुएशन आपने अपने एंड पे सारा चेक कर लिया, फिर आप उनसे मैसेज कर लेना। मैसेज करने पे वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगी कि आपका देखो ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, आप जाके वहां लॉग इन करो। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो वहाँ पे चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन होगा, आप चेंज कर सकते हो। लॉग इन करोगे तो आप इस जगह पे जाना, ये जगह पे जाना, तो यहाँ पे आपको अपने लेक्चर्स मिलेंगे एंड दैट विल बी द सॉल्यूशन। ऑनलाइन वहां तो कोर्स नेम भी मेंशन नहीं है, तो हो सकता है कि आप रमन जो यूजर नेम पासवर्ड लगा रहे हो ना, तो आपने जो ईमेल दी होगी वो अलग है जो आपने ईमेल रजिस्टर के वक्त दी है। पहले तो ये चेक करो,
कई बार क्या होता है ना कि हम जब online.wsuptech किया, हमने जब रजिस्ट्रेशन दिया तो वहां तो ईमेल मेरी दूसरी थी, और जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ उस समय मैंने लॉगिन में गूगल में ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा हो, उससे मैंने दूसरे ईमेल से लॉगिन कर लिया। एक में दूसरा मेल था, एक में दूसरा, आपने 2 मेल्स प्रोवाइड कर रखे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसमें आप ये कर सकते हो कि आप कंफर्म कर सकते हो काउंसलिंग टीम के साथ बैठ के, मतलब फोन पे या कॉल करके या मैसेज करके, कि कौन सा मेरा प्राइमरी जीमेल है, मतलब कौन सा मेरा प्राइमरी मेल है जिसको वो मान रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, तो यही इशू हो रहा होगा रमन आपके, एंड अजय रमन एंड और किसको नहीं मिल रहा है, सिद्धार्थ। ठीक है, तो आप ये स्टेप जो मैंने बताया ना, इनको पहले क्लियर कर लो, उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप काउंसलिंग मैम से काउंसिल कर लो। एंड कल वाली क्लास में स्टार्टिंग में 5 मिनट का आपको एक डेमो स्टडी दे दूंगा, सो दैट डेली आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके ओके। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में चलेंगे, और साथ साथ में सर एनी असाइनमेंट टुडे? आज के लिए कोई असाइनमेंट नहीं है, अभी तो हम बहुत ही बेसिक पार्ट में हैं। अब जैसे जैसे हम इसमें डीप में जा रहे हैं ना, तो वैसे वैसे अब आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कल हम प्रैक्टिकली करेंगे, चीजों को देखेंगे, मतलब 1-2 दिन तो हम प्रोग्रामिंग बेसिक्स पे रहेंगे। जैसे हम डार्ट पे चले जाएंगे ना, वैसे ही मैं आपको लाइव क्लास प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर दूंगा। फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, आपको असाइनमेंट दूंगा कि आप बना के लाओ। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हो, डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो, फिर अपन सेशन को एंड करते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। यस रमन? सर अभी फंक्शन नहीं आया समझे, फंक्शन अपन ने समझा ही नहीं, आज तो हमने सिर्फ क्लास को समझा है। ठीक है, फंक्शन हम समझेंगे डिटेल में। फंक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्यों यूज में लेते हैं, वो अपन जब आज वाली क्लास हम कंज्यूम कर लेंगे ना, फिर हम फंक्शन पे जाएंगे, तो फिर आपको फंक्शन का फंक्शनलिटी समझ में आएगा। यहाँ तो मैंने फंक्शन इसलिए डिफाइन किया था क्योंकि आप में से किसी का एक डाउट आया था कि डिफरेंस क्या हुआ क्लास और फंक्शन में, इसलिए मैंने वो समझाने के लिए आपको बताया। ठीक है, तो आज वाली क्लास का हमारा टॉपिक नहीं था फंक्शन, नेक्स्ट वाली क्लास में हम फंक्शन पे जाएंगे, वेरिएबल्स पे जाएंगे, उनको क्लास को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, ओके ओके, आई होप आपको समझ में आ गया सभी को। ओके, फिर भी आपको कोई डाउट अराइज करता है इस क्लास के बाद भी, तो नेक्स्ट वाली क्लास में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना पूछोगे उतने ही प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, उतने ही डाउट्स क्लियर होंगे, उतना ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका। ठीक है, उतना ही आप नॉलेजेबल बनोगे। ठीक है, तो इट्स गुड कि आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो। ठीक है, ओके। सर आई चेक द मेल बट डिडंट रिसीव एनी वीडियो। मेल पे वीडियो नहीं आएगा आपको, आपको मेल पे ना एक WSUptech से मेल आएगा, aboutonline.wsuptech.com। जैसे आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाते हो और अपना अकाउंट क्रिएट करते हो ना, वैसे ही जैसे ही आपने यहाँ पे एनरोल किया ना, तो हमारा एक पोर्टल है online.wsuptech.com, वहां पे आपको एंट्री मिल गई है, यू हैव बीन एनरोल्ड इन दैट पोर्टल। तो वहां के यूजर नेम पासवर्ड आपको वहां पे मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर मेल के अंदर। ठीक है, फिर वो यूजर नेम पासवर्ड आपको उस वेबसाइट पे जाना है online.wsuptech.com पे, और वहां पे वो यूजर नेम पासवर्ड डालने हैं। ठीक है, और फिर लॉग इन करना है, तब आपको एक्सेस मिलेगा, मतलब तब आपको वो डिटेल्स दिखेगी आगे की। हाँ बिलाल? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी रिकॉर्डेड वीडियो तो मिल रही हैं, तो ये क्या लाइफ टाइम के लिए होगी, मतलब कि कोर्स होने के बाद अभी अगर हम रेफरेंस के लिए वीडियो नहीं देखनी यार, पड़े? ये देखो डिपेंड करता है। जैसे अभी हमारा एक प्लानिंग चल रही थी, पहले तो 1 ईयर का था, कोर्स तक नहीं रहेगा, कोर्स के बाद भी आपको मिलेगा, मिनिमम 1 ईयर है और मैक्सिमम लाइफ टाइम है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस एनरोलमेंट हुआ है उस बैच का जो रिकॉर्डिंग फीचर है वो लाइफ टाइम है या 1 ईयर है या 2 ईयर है। तो ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, मिनिमम 1 ईयर तो होगा ही, और मैक्सिमम लाइफ टाइम भी हो सकता है। सर लिंक्डइन का प्रीमियम मेंबरशिप कब तक मिलेगा? देखो उसकी भी एक क्लास होगी आगे चल के, मिड के अंदर, मिड इन द सेंस जब हम प्रोग्रामिंग कर लेंगे ना, उसके बाद में, प्रोग्रामिंग इन द सेंस ये डार्ट प्रोग्रामिंग वाला, क्योंकि उसके लिए मैं नहीं आऊंगा, कोई एक और सर है जो हमारे यहाँ पे ट्रेनर्स प्लस स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें मेंबरशिप और इनके बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो या तो उनका वीडियो मिल जाएगा आपको, या फिर आपको लाइव क्लास में उनकी स्टार्टिंग की 15 मिनट वो क्लास लेंगे और आपको समझाएंगे कि भाई आपको कैसे एक्सेस मिलेगा।
ठीक है, और उसके बाद में मैं मेरे को फॉरवर्ड कर देंगे वो सेशन और फिर मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा उस क्लास को, ठीक है, तो वो आपको मिड में मिल जाएगा, ठीक है, ओके एवरीवन, ओके, तो सेशन एंड करते हैं एंड यस सिद्धार्थ आपको इस तरीके से मिल जाएगा, है ना सर, आपके सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, वेलकम, यू आर वेलकम, आप जब भी आए जोधपुर के अंदर, अगर आप जोधपुर के नहीं हैं, जोधपुर के हैं तो आ सकते हैं, WS क्यूबटेक रातनाडा में सिचुएटेड है, और अगर आप जोधपुर में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, तो जब भी आप राजस्थान आए तो जरूर जोधपुर आए, और अगर आप राजस्थान में हैं और जोधपुर में नहीं है तो जब भी जोधपुर आए जरूर जोधपुर आए, तो ये आप यू कैन विजिट दी WS क्यूबटेक ऑफिस, ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ अवेलेबल ना हूँ क्योंकि 3 ऑफिसेज हैं आसपास ही, तो मैं स्टूडियो में हो सकता हूँ, मैं डिजिटल टीम के साथ में वर्क कर रहा हूँ तो वहाँ हो सकता हूँ, या फिर मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं क्लासरूम में हो सकता हूँ, तो आप काउंसलिंग टीम है उनके साथ में बात कर सकते हैं, तो वो मेरे को कॉल कर देंगे तो हम मिल भी सकेंगे, ठीक है, तो यू कैन कम, ओके, सेशन को एंड करते हैं, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।